तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से ब्यूटीफुल से लेक्चर में और टीएससी जेईई नीट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 को और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 4। अभी तक हम वर्क पावर एनर्जी में अपनी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क कैसे काउंट करना है, इन सभी पे हमने काफी डिस्कशन किया था। चलते हैं अपने सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन के डिस्कशन पर। ये रहा हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 3 किलो जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है एंड इट्स पोजीशन एट ए टाइम टी इज गिवन बाय इक्वेशन x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 5 मीटर। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन टाइम इंटरवल t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। कह रहा है आपका पार्टिकल है जिसका मास है 3 kg और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ये work done by all the forces acting on it टाइम इंटरवल t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड के बीच। तो आपको क्या बताना है? वर्क डन नेट बताना है। सर हमें एक्सीलरेशन नहीं पता, हम तो वर्क डन नेट कैसे निकालें? हमने आपको सिखाया है वर्क डन नेट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल या वी स्क्वायर फाइनल माइनस वी स्क्वायर इनिशियल। सर आपको वेलोसिटी निकालनी है और आज काइनेमैटिक्स के लेक्चर में सिखाया था कि x से वेलोसिटी कैसे निकाल, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पर आ जाएगा 4t। तो फाइनल वेलोसिटी होगा 3 सेकंड पर, इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 सेकंड पर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगा और फाइनल वेलोसिटी 12 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, मास है इनका 3, तो 216 जूल के समथिंग अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जोन सा भी इसके रिगार्डिंग ऑप्शन है, यू कैन चेक इट। ठीक, ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ से 216 जूल इज आवर आंसर। या फिर क्या कर सकते हो, वेलोसिटी है इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, फिर m की मल्टीप्लाई a से करोगे तो फोर्स मिलेगा, फिर फोर्स की मल्टीप्लाई x से करोगे उसका इंटीग्रेशन करोगे 0 से 3 तक लिमिट चढ़ाओगे तो भी आप वर्क डन नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई सही मेथड लगाओ, यू कैन डू ऑल थिंग्स। ठीक है, हमने ये लगा दिया, अब सेकंड मेथड से यू कैन बी ट्राई इट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v बराबर r रूट x विथ is a constant, the work done by net forces during the displacement of a particle from x बराबर 0 से 4 मीटर। लेट्स चेक क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। देखिए पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी है ये a, यहां पर कांस्टेंट है। The work done by net forces during the displacement of a particle x is equals to 0 to x is equals to 4। क्या पूछा इन्होंने? वर्क डन नेट पूछा है। तो वर्क डन नेट के लिए सर यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, वहां से अपना आंसर आ जाएगा। अभी आपने पढ़ाया था तो आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी दे रखी है हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर। फाइनल में एक्स का वैल्यू क्या पुटिंग करेंगे 4, ए रूट 4 का मतलब क्या होता है 2 और ए का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ ए रूट 0 का स्क्वायर। भैया ये तो पूरा ही 0 बन गया, ये 2 बाहर निकल के आएगा और 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। मास है इनका 2, तो इस तरीके से आपका नेट वर्क डन आ जाएगा 4a स्क्वायर जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13 और जो कि एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा।
Statement type question is generally tough. Work done by a person in a lifting a bucket out of well by means of a rope tied to the bucket is negative. कह रहा है कि जब आप वर्क डन करता है, एक आदमी वर्क डन कर रहा है और वो कुएं में से बाल्टी खींच रहा है, भरी बाल्टी खींच रहा है, तो उसके केस में जो रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव. तो जो रस्सी टेंशन लगाएगी, तो टेंशन के द्वारा किया गया जो वर्क डन होगा क्या वो नेगेटिव होगा? तो ये हमसे पूछा है. देखिए अगर मैं बकेट का एफबीडी बनाता हूं तो ये रस्सी है और रस्सी को आप ऊपर खींच रहे हो, इसका मतलब इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे इस पे mg लगेगा. सर आप इसे ऊपर की तरफ खींच रहे हो, सर इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है. क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, इसका टेंशन भी ऊपर है, तो इसका मतलब वर्क डन बाय रोप इज पॉजिटिव. बट statement is saying it is negative, so the statement number 1 is wrong because the tension acting a positive work because of the positive displacement. मतलब जो सिस्टम है, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो आप उसी की दिशा में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में ही लगा रहे हो. रस्सी डिस्प्लेसमेंट की दिशा में ही टेंशन लगा रही है, जिसकी वजह से जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ना कि नेगेटिव. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा. दूसरा, work done by a gravitational force in lifting a bucket out of a well by a rope tied to the bucket is negative. अब कह रहा है कि जो ग्रेविटी वर्क डन कर रही है, जो धरती वर्क डन कर रही है, क्या वो नेगेटिव कर रही है? वो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वो वर्क डन नेगेटिव कर रही है. अब खुद देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, mg नीचे लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब वर्क डन बाय mg यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. तो ऑप्शन जो सेकंड है, जो स्टेटमेंट सेकंड है, वो एकदम करेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन इज अ पोजीशन. वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव. कह रहा है आपका ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे ये बॉडी है, स्लाइड डाउन मतलब नीचे कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो पॉजिटिव आएगा. सर वेलोसिटी इधर है, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे आएगा. क्योंकि सर फ्रिक्शन पीछे आ रहा है, डिस्प्लेस आगे हो रहा है, तो डायरेक्शन इज अपोजिट, तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? पॉजिटिव. तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 3 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट नंबर 4 कह रहा है वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0. देखिए, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन रफ मतलब रफ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन है, और आपने एफ फोर्स लगाया है और उसका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो 0 है. क्या वेलोसिटी 0 होगा? ये पूछा है इन्होंने. आप दिमाग लगाइए, आपने फोर्स दिया है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा. सर अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट आता है तो क्या जरूरी है कि वेलोसिटी 0 हो? पहली बात, जब एक्सीलरेशन कुछ आ रहा है तो वेलोसिटी 0 कहां से हो सकता है? या पहली बात वेलोसिटी 0 हो, एक्सीलरेशन आए, या एक्सीलरेशन आ रहा है वेलोसिटी 0 हमेशा हो, ऐसा कहां है? इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. कुछ कुछ तो सही है, कुछ कुछ गलत है. लास्ट स्टेटमेंट, वर्क डन बाय द एयर रेसिस्टेंस ऑन एन ऑक्सीलेशन पेंडुलम इज नेगेटिव. देखिए यार, पेंडुलम ये होता है, इसको पेंडुलम बोलते हैं, जो इधर और इधर चक्कर लगाता रहता है, इधर और इधर घूमता रहता है. तो एयर रेसिस्टेंस कहां लगता है? जिधर आप वर्क कर रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो पहले ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव आ जाएगा. चूंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गया, तो वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस इन अ पेंडुलम क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. और इसने क्या बोला? नेगेटिव ही बोला. तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 4, मतलब स्टेटमेंट नंबर जो ई है वो यहाँ पे सही हो जाएगा. इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 5 इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है. थ्योरेटिकल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर हमें रुक के उनको समझ के आगे बढ़ना चाहिए. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका जेईई मेंस को रिलेट करता हुआ है. जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है. लेट्स सी. ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया है और जो कि स्टार्ट होता है रेस्ट से, मतलब इनिशियली 0 पर है, with a constant acceleration g by 2 upward as shown in a figure.
वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन ब्लॉक ऑन टाइम टी इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे हार्ड क्वेश्चन किए हम। ये चित्र है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है ये हमारा, इसका कोई मास नहीं दिया हमें। प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, मतलब नेट एक्सेलरेशन इज जी बाय 2। द क्वेश्चन इज सेइंग वर्क डन बाय नॉर्मल इज व्हाट, क्या आएगा वर्क डन बाय नॉर्मल, यहाँ पे जो है हमसे पूछा है। तो आपको स्टार्टिंग में बोला है कि इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। आप देखिए नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। तो मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको वर्क डन बाय नॉर्मल मिल जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट बताइए, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। एफ बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियली इज एट रेस्ट, सो एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू जी बाय 2 है और एस अपने को निकालना है। बट सर द प्रॉब्लम, हाँ देखो टीवी का कोई वैल्यू नहीं दिया और अपना आंसर टी की टर्म में ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया डी बाय 4 टी स्क्वायर। सर आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, बस अब क्या काम कर लीजिए, नॉर्मल निकाल लीजिए। नॉर्मल क्या आएगा, क्योंकि ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर नहीं है, आगे मूव कर रहा है, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा। इसका मतलब एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। एनएलएम में सीखा है, काफी मेहनत करी थी एनएलएम में, अब उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3 mg बाय 2। तो सर आपका नॉर्मल आ गया ये। सर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, नॉर्मल पता है, तो देख क्या रहे हो, निकाल लो। वर्क डन नॉर्मल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज दिस, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब द आंसर इज 3 mg बाय 8 टी स्क्वायर, वो भी प्लस का। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल गणित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 26 जनवरी 2022 6 नंबर सेकंड का। और ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपको ग्राफ दिए गए हैं और कह रहा है कौन सा वर्क डन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, मतलब कौन सा वर्क डन ज्यादा है, कौन सा कम है, ये पूछा गया है। देखिए ऐसा हम एक फोर्स में भी क्वेश्चन कर चुके थे एनएलएम चैप्टर में। कोई वैल्यू वगैरह नहीं दिया है, आपको अनुमान लगा के बताना है। देखिए जो ऊपर वाला, चूंकि एक्स इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो एक दूसरे को खा जाएंगे, तो यहाँ वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। सर ऐसा यहाँ भी होगा, लेकिन एक टुकड़ा ऊपर बच रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही सर यहाँ भी होगा, यहाँ इसको खा जाएगा, लेकिन यहाँ एक ही आ रहा था, यहाँ 2 आ रहे हैं, इसमें आयत का भी जुड़ेगा, ट्रायंगल का भी जुड़ेगा, यहाँ सिर्फ रेक्टेंगल का जुड़ेगा, तो एरिया किसका ज्यादा आएगा, इसका। इसका मतलब इसका वर्क डन और इसका वर्क डन में ज्यादा किसका आएगा, इस वाले का। मतलब W3 इज ग्रेटर देन W2। अब इसका चेक करते हैं, तो इससे अपना ये कट गया, ये बड़ा है कि ये बड़ा है जी, नीचे वाला बड़ा लग रहा है, और नीचे वाला बड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो मतलब रिलेशन क्या बताएंगे, वर्क डन 3 सबसे बड़ा, फिर वर्क डन 2, फिर ये 0 आ रहा है, और फिर उसके बाद ये नेगेटिव हो रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दैट्स हैविंग टू बी डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट सेकंड का। देखिए जेई में ऐसा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट h1। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बॉडी है जिसको आपने ड्रॉप किया है हाइट h1 से, एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट इज रिबाउंड टू हाइट h2। ग्राउंड पे जाती है, रुकती है, मतलब फिर टप्पा खा के थोड़े से हाइट ऊपर उठ जाती है। If the ratio of velocity of the body just before and after hitting ground is 4, then percentage loss in kinetic energy of the body is x by 4,
then the value of x is what? करिए जरा क्वेश्चनों को देखिए। देखिए बॉडी आपने ड्रॉप किया है h हाइट से, यहां से हमने इसको ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने के बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फिर यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये दोबारा रिबाउंड करता है, और ये जो हाइट ट्रेवल करता है वो h2। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग ग्राउंड। ओके, ग्राउंड को हिट करने और फिर उससे पहले कि वेलोसिटी का जो रेशो है, मतलब अगर मैं इसको v1 बोलूं, इसको v2 बोलूं, तो v1 और v2 का रेशो दिया है कितना? 4 दिया है। v1 और v2 का रेशो दिया है 4। क्या है यहाँ पे? आफ्टर हिटिंग, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग, मतलब v1 बाय v2 का रेशो दिया है हमें 4। अब बताइए कैसे करेंगे? और आपसे क्या पूछा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, लॉस का? और डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, लॉस पूछा है, मल्टीप्लाई में 100 भी करेंगे। चलिए, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी चाहिए हमें v1 और v2, तब जाके यहाँ अपना जो है काम होगा। सर में पढ़ा है कि जब किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आती है वो √2gh आती है। अभी सुबह के लेक्चर में पढ़ाया था, यहाँ 2hg1 हो जाएगा। यहाँ आपका वेलोसिटी आ गया √2gh1। अब सर आप ये वाली वेलोसिटी निकाल लो, v2 वेलोसिटी। सर हमने मतलब पढ़ा है ये नीचे टकराया, फिर ऊपर की तरफ उठा, यहाँ पे वेलोसिटी v2, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका? 0। और ये जो हाइट ट्रेवल करेगा वो क्या होगा? हाइट मैक्सिमम। करा है ना, जब बॉल को नीचे फेंकते हैं तो बॉल ऊपर आ जाती है, और मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करने के बाद फिर नीचे हो जाती है, तो मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो हमें ये वाली v2 चाहिए। कैसे निकालेंगे? v² बराबर ये वाला फॉर्मूला, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई? √2gh2। सर इसका वेलोसिटी मिल गया √2gh2। तो इसका मतलब सर v1 अपॉन v2 बराबर 4 है, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा अपने यहाँ से? ये बट्टे ये, इससे ये घटा, तो h1 अपॉन h2 के का रेशो आ गया 16। लेकिन ये तो h1 अपॉन h2 आया है, हमें तो वेलोसिटी चाहिए। एक काम ही, इतना सब करने का जरूरत क्या है? ये सब निकालने का जरूरत ही क्या है? एक काम ही कर लेते हैं, v1 बराबर 4v2 कर देते हैं, तो यहाँ से हाफ mv² क्या आएगा? हाफ mvt² क्या आएगा? मास तो दोनों का सेम ही है, तो डिफरेंस क्या आएगा? ये होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो हाफ एम से हाफ एम कटा, v2 तो v2 है, लेकिन v1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4v2 का स्क्वायर, और डिवाइड में 4vt का स्क्वायर। नाउ 4 चौक 16, 16 में से एक गया 15, तो इतना जो है हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे लॉस आ गया -375। तो देखा ना, ये सब कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अरे भैया v1 v2 का रेशो दिया है, आप एक टर्म में लिख लीजिए, लास्ट में तो वो टर्म कट नहीं है, तो डायरेक्ट आप फॉर्म लगा के आंसर आ जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन नहीं तो उल्टा। चलिए अगला बढ़ते हैं। एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि इस पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की तरफ जाता है, और अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और कुछ फोर्स दिया है और आपसे वर्क डन पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन।
देखिए आपको दिया है एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल, फोर्स पूछा क्या है, वर्कडन। वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। लेकिन एस एच कैसे आएगा, फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिए, 5 आई कैप में से 2 आई कैप बटा 3 आई कैप, नहीं लिख रहा डायरेक्ट। इसमें से घटाएंगे तो फिर इसमें से ये हाला जी, इसमें से घटाएंगे तो ये +5 के कैप हो जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे फोर्स वेक्टर के साथ, यहाँ क्या बचेगा, 5 या 15, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 35 15 50, 50 में 40, तो आंसर आ गया 40 जूल। देखा, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का हमका, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और आंसर आ जाता, और ये भी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन ही है। क्या कोई और होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। जी है, सभी तो और होमवर्क क्वेश्चन आज। चलिए अपना अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सारे जेईई में से पीवाई क्यों है। देखिए एक फोर्स एफ वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब डीएक्स लेना पड़ेगा। एक्स का इनिशियल और फाइनल लिमिट दे रखा है। क्या करते हो, वर्क कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स करके, सिंपल। चलिए कैसे करना है, देखिए एफ वेक्टर 2 + 3x आई कैप, और तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएक्स कर देते हैं। लिमिट 2 का डीएक्स के रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, 4 - 0, 4 दूनी 8, 4 16 -0, तो वर्कडन आ गया अपना 32 जूल। सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ अपने को यही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2023 का क्वेश्चन, एक फोर्स है जो कि एक्ट हो रहा है वाई डायरेक्शन में, मतलब आप डी वाई लगाएंगे, और वाई का लिमिट आपको यहाँ पे दे रखा है। ऐसी क्वेश्चन है, इस बार एफ का वैल्यू दिया है आपको तो, और लिमिट दी है हमें 2 से 5। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन 5 बाई इसका 5 2 गया 3, 3 पंजे 15, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 125 में से 8 गया 117, यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना 132। तो आंसर कितना आ गया, 132 जूल। कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, ये 2023 का था और अब 2026 में आएगा पेपर, तो पेपर इजी नहीं आएगा, तो बी रेडी। ऐसे क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, फिर भी नसीब अच्छा रहा तो कुछ भी आ सकता। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन इज सेइंग, आपको दिया है एक फोर्स एफ वेक्टर दिया है, वर्कडन पूछा है, मूविंग अ पार्टिकल ए से बी की तरफ जाता है अलोंग द लाइन सेगमेंट इज ऑल क्वांटिटीज आर इन एसआई यूनिट्स। तो हमें कुछ नहीं करना, देखो ये दिया है हमें ग्राफ। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स देने के लिए उन्होंने इन चीजों का सहारा लिया। फोर्स एफ वेक्टर दिया है, तो कैसे करेंगे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए महाराज, और y की लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, x की लिमिट लगा दीजिए 1 से 0। इसका करेंगे, यहां आ जाएगा यहाँ आंसर आ गया 1 जूल। सो द क्वेश्चन इज बीइंग डन। आगे मूव करते हैं।
एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, पार्टिकल है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए, और फोर्स वेक्टर दिया है और ए का वैल्यू दिया है, वक्र पूछा है, और ये जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। कभी कभी जेई एडवांस में इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो ये एक इजी क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई टू डू। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था। ऐसा जेई में आ जाए तो हम काफी मानेंगे इसे। -1 है ए का वैल्यू, और कैसे चल रहा है वो जी, ए से बी जाएगा, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, एंड देन ई से एफ। सर आपको यहाँ चलना है, डायरेक्ट इंडिकेशन लगा लीजिए, देखते हैं एक बार इंडिकेशन लगा के। ए का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ -2 आ जाएगा। अब देखिए माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ इसको ये लिख दिया, वाई आई कैप प्लस 2x जे कैप, और अब आप इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए आई कैप वाला किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और जे वाला। अब आपको एक चीज सिखाई थी कि ऐसा देखिए तो हम इसको ये बना सकते हैं, मैं इसको टुकड़े में तोड़ के लिख सकता हूँ, वही बात होगी, क्योंकि एक्स डी वाई प्लस करेंगे तो भी 2x dy ही आएगा। अब आपको नजर आ रहा होगा ये आपको क्या बन गया, एक्स वाई आई कैप बन गया। इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लीजिए पाथ के हिसाब से। एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा, आप इनिशियली कहां पर है वो, तो जो एक्स वाई है अगर वो देखो फाइनल कहां पहुंच रहा है, एक्स 0 में, वाई भी 0 में, तो इसका मतलब ये टोटल फोर्स क्या हो गया 0। तो सिर्फ वक्र किसका कैलकुलेट होगा, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई का। और इसका वक्र कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी के रास्ते चेक करने पड़ेंगे। करते हैं, सबसे पहले ए से बी में चेक करेंगे। तो ए से बी में क्या नजर आ रहा है आपको, एक्स का वैल्यू कुछ नजर आ रहा है जी एस, एक्स का वैल्यू मुझे दिख रहा है ए से बी में 1, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, नहीं वाई का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू तो हाँ एक्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ए से बी में, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और ई से एफ। तो इस वाले के केस में क्या नजर आ रहा है हमें, यहाँ पे हमें x का वैल्यू तो नहीं पता लग रहा, हमें सिर्फ y का वैल्यू पता लग रहा है कि इस पूरे इंटरवल में ये वाली लेंथ फिक्स है। इसका मतलब यहाँ y का वैल्यू 1 आ गया, और सर ये dy होता है, मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0। इसका मतलब a से b वाले पाथ में वक्र कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई में 0, मतलब कितना आ जाएगा 0। यहां से वहां जाने में से कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब हम वक्र लिखेंगे बी से सी के लिए, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। इसमें एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है, एक्स का वैल्यू तो मुझे नजर आ गया सर 1 है, वाई का वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा एक्स की जगह 1 रख दूंगा डायरेक्ट, चाहे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। अब लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ कितना है 0.5, तो लिमिट क्या हो गई 1 से 0.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और फिर लिमिट चढ़ाएंगे
तो लिमिट यहाँ से क्या है, उल्टे कर दिया ने लिमिट, यहाँ 0.5 और यहाँ 1, क्योंकि बी से सी जा रहे हैं। तो पहले 0.5 आएगा, फिर -1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, -0.5। इसका मतलब यहां से यहाँ जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, -0.5। अब उसे जाना है सी से डी, तो सी से डी में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसमें किसका वैल्यू आपको नजर आ रहा है, देखो मुझे एक्स का वैल्यू नहीं पता लग रहा, सिंपल एक्स का वैल्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि एक्स का वैल्यू बदल रहा है। देखो यहाँ पे कुछ और एक्स का, यहाँ कुछ और एक्स है, लेकिन वाई कांस्टेंट है, यहाँ भी वही वाई है जो कि यहाँ है। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, 0.5। y का वैल्यू पता लग गया, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, dy। यहाँ dy का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब c से d में वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो अब वर्क डन निकालते हैं d से e के लिए। तो d से e में हमें क्या फिक्स दे रखा है, सर इस बार y बदल रहा है, यहाँ पे y कुछ और है, लेकिन क्या कांस्टेंट है 0.5, मतलब x का वैल्यू पता लग गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0.5। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, किसका वर्क डन निकाल रहे हैं, डी से ई के लिए। तो डी से ई का वर्क डन क्या आएगा, 0.5 डी बाई, और लिमिट क्या चढ़ाएंगे, इनिशियली 0.5, फाइनली 0। तो 0 से 0.5 लिमिट चढ़ गया, इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा 0 से 0.5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -0.5 मल्टी 0.5 मतलब 0.25। तो यहाँ जाएगा माइनस का 0.25। अब इसका वर्क डन निकालते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ y का वैल्यू क्या हो गया, 0। y तो कांस्टेंट है ना, तो dy भी क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब यहाँ भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ वर्क डन कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। अब दोनों वर्क डन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 0.5 प्लस 0.25, आंसर कितना आ गया, 0.75 माइनस का। सर इस टोटल वर्क डन कितना आ गया पूरे पाथ में, 0.75 जूल। तो इसलिए ये एडवांस का क्वेश्चन है सिर्फ वर्क डन निकालना, लेकिन ये भी है एडवांस का। तो ये सारा झोलबंदी करने में काफी यहाँ पे समय लगा, और एक टफ लेवल का हम इसे क्वेश्चन कह सकते हैं। टफ कहेगा, हमने एक प्रीवियस क्लास में लेक्चर 2 में ऐसा ही ये क्वेश्चन करवाया था, तो वहां एक डिटेल में समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल किए जाते हैं। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन था, आप इससे हो ही गया होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जाके करीबन 25 या 30 मिनट के बाद हम अपनी इस आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक सिर्फ क्वेश्चन करा था, और अब बारी है आज के क्लास की। तो होमवर्क डिस्कशन खत्म, और अब चलते हैं आज के कंसेप्ट पर। तो बेटा आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या, उससे पहले हमने कल लास्ट क्लास में जाना था पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, हमने क्या लिखा था कि वर्क डन नेट बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब वर्क डन नेट किसके बराबर आता है, वर्क डन फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव। हमने बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन के फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के नेगेटिव के बराबर आती है। इसका मतलब यहां हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, तो सर इसका मतलब वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव का वैल्यू आ गया यहाँ से P फाइनल K फाइनल माइनस K फाइनल एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अगर सर वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा किया गया वर्क डन 0 हो जाता है, तो उसके केस में आप क्या लिख सकते हैं, P फाइनल प्लस K फाइनल बराबर K इनिशियल प्लस U इनिशियल। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम करते हैं तब हमें मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो सर अगर किसी सिस्टम में इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर आती है, तब उसके केस में हम कहते हैं कि वहां पर वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 आ गया है। इसका मतलब यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो सकती है।
तो कल की क्लासेस में ये सब हमने पढ़ा था, जिसका यहाँ पे शॉर्ट टर्म हमने एक रिवीजन यहाँ पे कर लिया। चलिए, और हमने ये भी सीखा था कि धरती कैसे फोर्स लगाती है, और mg u बराबर क्या होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिक के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अरे जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो इलास्टिसिटी तक ढूंढ रखा था, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स के द्वारा लगाया गया वर्क डन कितना होगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आइए आज हम ये सीखते हैं। चलिए, तो ये आपका नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग है जिसका इनिशियल लेंथ L है। तो जो वर्क डन स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एक्स के बराबर आता है। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होता है सर, kx होता है, आपने निकलवाना सिखाया था। ये हो गया सर, इनिशियली वो एक्स वाई होगा और फाइनली में वो एक्स फाइनल बन जाएगा। के कांस्टेंट है, आप उसे बाहर लिख लीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप फिर यहाँ लिमिट चढ़ा दीजिए, तो यहां से माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो सर स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो यहां से हम याद कर सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस इज इक्वल्स टू हाफ माइनस टाइम के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो सर इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। आपने सर एक और चीज पढ़ाई थी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर इनिशियल। तो दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, कौन कौन से, कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर इनिशियल होता है, और पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलास्टिक या स्प्रिंग फोर्स कितनी आती है आपकी, हाफ एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर इनिशियल आती है। मान लीजिए अगर इनिशियली कोई एलोगेशन नहीं था, जनरली हम जो स्प्रिंग लेते हैं उसमें स्टार्टिंग में कोई एलोगेशन नहीं होता है, तो वहां पे एक्स इनिशियल 0 होता है। तो अगर एक्स इनिशियल 0 हो जाए और एक्स फाइनल एक्स बन जाए तो उसके केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी आती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये सारी कहानी हुई जिसको यहाँ पे हम लगा सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। इस तरीके से आपको बता दिया कि आप जो है मैकेनिकल एनर्जी मतलब स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए अब इनका हम क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं। सर पोटेंशियल एनर्जी बराबर है हाफ के एक्स स्क्वायर। आपने पढ़ाया है कि कोई भी स्क्वायर होता है तो वो एक पैराबोला की तरह ट्रीट करता है। क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है अपना, हाफ एक्स स्क्वायर। अगर इनिशियली 0 है, इनिशियली कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो इसका मतलब सर कि जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो कभी भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव आता है तो ग्राफ पैराबोलिक शेप में बनता है। क्योंकि यहाँ एक्स इनिशियल 0 था तो इसलिए ग्राफ का स्टार्टिंग मैंने यहां से किया, तो u बराबर हाफ की एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया ऐसे। लेकिन मान लीजिए अगर इनिशियली xi का वैल्यू कुछ है तो इसका मतलब उसके पास इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो उसका ग्राफ कुछ दूरी के बाद हमें बनता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो ग्राफ तो नॉर्मल है, हमने सीखा है ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से अपने इन कंसेप्ट को थोड़ा सा और मजबूत करते हैं। चलिए देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग पूछा है आपसे, आपको इनिशियल एलोगेशन दिया है 2 मीटर एंड फाइनल एलोगेशन दिया है 3 मीटर। ठीक है, एलोगेशन एक्स आई दिया है 2 एंड एक्स एफ दिया है 3। वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर इनिशियल।
तो इसका मतलब यहाँ वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ 5k, जो कि सही है। तो यहाँ पे ऐसे लगाना है। दूसरा, अगर कंप्रेशन बोलता है, तो कंप्रेशन बोला तो एक्स इनिशियल 2 मीटर और एक्स फाइनल कितना है 3 मीटर। अच्छा, यहाँ ये कंप्रेशन हुआ है और यहाँ एलोगेशन हुआ है। तो बताइए कैसे लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही पढ़ा था स्प्रिंग, जब मैं एनएलएम में पढ़ा रहा था। तो जब भी कंप्रेशन होता है हम नेगेटिव कर देते हैं एलोगेशन को, और एलोगेशन होता है तो अब हम पॉजिटिव कर देते हैं इस एक्स की वैल्यू को। तो सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस, और ये भी माइनस में, और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया अपना, हाफ के, 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ भी कितना आ गया, माइनस का हाफ 5k। आपको ऐसे फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगाना है और चीजों को समझने का प्रयास करना है। तो इस तरीके से आपको अगर बोलता है कि स्प्रिंग फोर्स का वर्कडन निकालिए तो ऐसे निकालेंगे। अगर आपसे बोलता है धरती के द्वारा लगाया गया वर्कडन निकालिए तो आप ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर आपसे बोलता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बताइए तो कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। तो भैया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में क्या लफड़ा है, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। इसमें क्या सोचना, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, इसमें कोई सा कोई नया कंसेप्ट थोड़ी ना है। मान लो ये फोर्स है, आगे फोर्स लग रहा है तो अपोज करने के लिए पीछे लगेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट आगे है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। अगर फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट पीछे है तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दैट सिंपल। और इसमें क्या है, चलिए अब आप कुछ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, हमने कल पढ़ाया था कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। तो जो आपका कुछ कुछ फोर्सेस आप उन्हें समझ सकते हैं। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है और जो एयर रेसिस्टेंस होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है और जो एयर रेसिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन फोर्स एंड एयर रेसिस्टेंस, ये आपके कैसे फोर्स होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सर फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव होता है, बाकी जो भी आपके सिलेबस में वो सारे फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल, मैकेनिकल, काइनेटिकल, जो भी है भैया वो सब क्या है हमारे, कंजर्वेटिव है। सिर्फ फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस ही क्या होता है हमारा, नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, ओके। और टेंशन को भी हम नॉन कंजर्वेटिव में ही जो है इंक्लूड करते हैं, टेंशन फोर्स को भी हम नॉन कंजर्वेटिव में ही इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा कि, और हमने क्या पढ़ा था, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो वो फ्रिक्शन, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो वो कंजर्वेटिव होता है। तो इस तरीके से ये भी खत्म। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये गन है और गन से बुलेट अभी फायर होने वाली है। तो अभी जो बुलेट है वो रेस्ट में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन ये कुछ हाइट पर ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करेगी, मतलब अब इसके पास आ जाएगी वेलोसिटी, इसका मतलब अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लेकिन अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको यही समझना है कब पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कब पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, और बेसिक सी टर्म्स है जिनको आप समझ के अपनी चीजों को कर सकते हैं। चलिए अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए करते हैं अपने आज के इस टॉपिक्स के धमाकेदार क्वेश्चन को। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, और अभी तक हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं इस पर, 30 की 20, अभी तक हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब हम करने जा रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन। देख, a ball is projected from a top of a tower of height h with initial speed u in any direction. Find speed with which ball hit the ground.
अच्छा, देखिए आपने ऐसे, अभी देखो कितनी अच्छी बात है, सुबह सुबह काइनेमैटिक्स चल रहा है, अभी वर्क पावर एनर्जी चल रही है, तो वर्क पावर एनर्जी में जो जो काइनेमैटिक्स की टर्म आ रही है वो हमें दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो यही कितना फायदा है। तो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जब आप टावर से बॉल को फेंकते थे तब आप उसे काइनेमैटिक